दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द 24 में हाल ही में रिलीज हुई महाराजा मूवी को, जिसका कंसेप्ट, स्टोरी लाइन, डायरेक्शन हर एक चीज अपने आप में यूनिक है जो कि आप लोगों को शुरू से लेकर लास्ट तक इंगेज करके रखती है। और सबसे बड़ी बात, इसका क्लाइमैक्स आप लोग भूल कर भी मिस मत करना, जो कि आप लोगों के होश उड़ा कर रख देगा। मैं ये सब ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस मूवी को एक्सपीरियंस किया है और मैं इस मूवी का पूरी तरह से फैन बन चुका हूँ। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों को, ये मूवी आप लोगों को जरूर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ऐसी मूवी साल में एक बार बनती है। एक जरूरी बात, ये मूवी अभी हिंदी में मौजूद नहीं है, क्योंकि रिसेंट में रिलीज हुई है। और इसी तरह का कॉन्सेप्ट आप लोग और भी देखना और पाना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें महाराजा नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो कि एक सलून में काम करता है, यानी कि हेयर कटिंग का। जिसके बाद वो अपने मालिक के पास आकर उससे कुछ दिन की छुट्टी मांगता है और बताता है कि उसे अपनी बीवी और बेटी के साथ कहीं घूमने जाना है, जिस पर उसका मालिक भी उसे छुट्टी के लिए हाँ कर देता है। इसके अगले दिन महाराजा किसी टॉय शॉप पर जाकर अपनी बेटी के लिए अच्छे खिलौने खरीदता है और बाहर आकर अपनी बीवी को दिखाता है। दरअसल उसी शॉप के सामने ही महाराजा का घर होता है, इसलिए वो सामने से दिखा रहा था। लेकिन इसी बीच एक लॉरी का ब्रेक फेल हो जाता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाने की वजह से वह सीधा महाराजा के घर में घुस जाती है, जिससे वह काफी बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और महाराजा ये सब देख रहा था। इस एक्सीडेंट में महाराजा की पत्नी की मौत हो जाती है, लेकिन इसमें उसकी बेटी जिंदा बच गई थी। इसके बाद महाराजा जी अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करता है और उसे किसी भी चीज की कमी होने नहीं देता। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और कुछ साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ हमें महाराजा की बेटी ज्योति को दिखाया जाता है, जिसको स्पोर्ट्स खेलना बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए वो अपनी 10वीं की पढ़ाई पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, जिसके चलते वहाँ के सारे टीचर उसे काफी पनिशमेंट दिया करते थे। लेकिन इन सभी टीचर्स में से कसीफा नाम की मैडम उसे काफी सपोर्ट करती थी और उसे पढ़ने के लिए मोटिवेट भी करती थी। इसके बाद हमें महाराजा को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि महाराजा के घर पर ज्योति और उसके अलावा लक्ष्मी नाम से कोई और भी रहती है। अब ये लक्ष्मी कौन है ये आपको आगे मालूम चलेगा, लेकिन हमें यह मालूम चलता है कि महाराजा ने अपने खुद का सलून भी खोल लिया है। और तभी वहाँ पर महाराजा को ज्योति के स्कूल बुलाया जाता है, जहाँ उस स्कूल का प्रिंसिपल ज्योति को डांटने लगता है, जिसे देखकर महाराजा उस पर गुस्सा करता है और वो प्रिंसिपल से ज्योति को सॉरी बोलने के लिए कहता है। यहाँ हमें महाराजा का गुस्सा देखकर मालूम चल रहा था कि कैसे उसने अपनी बेटी को बहुत ही लाड प्यार से बड़ा किया है। तब महाराजा को ऐसा गुस्सा देखकर प्रिंसिपल भी डर जाता है और वह ज्योति को डांटने के लिए माफी मंगवाता है। अब कुछ दिन बाद ज्योति महाराजा को बताती है कि उसे अपने स्कूल की तरफ से स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए दूर शहर जाना है, जिस पर महाराजा को उसकी टेंशन होने लगती है। पर उसने ज्योति को आज तक कहीं भी जाने के लिए रोका नहीं था, इसलिए वो उसे जाने की परमिशन दे देता है। हालांकि अब उसके चले जाने के बाद महाराजा काफी अकेला हो गया था और वह अक्सर सोया ही रहता था। फिर ऐसे ही एक रात को जब वह सो रहा था, तब उसके ऊपर से एक सांप तक निकल जाता है और महाराजा को मालूम भी नहीं चलता। वहीं दूसरी तरफ हमें एक सेल्समैन को दिखाया जाता है, जो किसी गैराज पर जाकर अपनी कार में रखे चश्मे के खो जाने पर वहाँ के एम्प्लॉय को ही मारने लगता है। दरअसल वो चश्मा उसकी वाइफ ने उसे गिफ्ट दिया था, जिसे वह बहुत ध्यान से रखता था। उसने जब गैरेज में कार ठीक करवाने के लिए दी थी तो उसमें वह चश्मा वहीं पर रखा रह गया था और जब कार घर पर आई तो उसमें चश्मा नहीं था। अब गैरेज में चिल्लाने की आवाज सुनकर धरा नाम का आदमी वहाँ आता है और यह सब लोग उस सेल्समैन को बताते हैं कि तुम्हारी कार यही डिलीवर करने गया था। जिसके बाद वो आदमी धरा को ही मारने लगता है और उसे शाम तक चश्मा वापस करने के लिए कहता है। अब उसी रात वो सेल्समैन अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा होता है, जहाँ पर अचानक से वह धरा आ जाता है और अपने पास रखे उसी चश्मे को दिखाता है और हमें मालूम चलता है कि ये चश्मा तो उसी ने निकाल लिया था। फिर धरा उसी आदमी के आगे उसकी वाइफ का दिया चश्मा तोड़ देता है, जिसे ऐसा करते देख वो आदमी उस पर गुस्सा होता है और वह फिर से उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार तो कुछ अलग ही होता है और धरा उसको और उसके दोस्तों को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम महाराजा को पुलिस स्टेशन में देख पाते हैं, तो महाराजा बताता है कि मेरी लक्ष्मी घर से गायब हो गई है और एक दिन से मिल नहीं रही है। फिर वो इंस्पेक्टर महाराजा पूछने लगता है कि आखिर ये लक्ष्मी तुम्हारी लगती क्या है, क्या वो तुम्हारी बीवी है या फिर बहन। जिस पर महाराजा बताता है कि वह ना तो मेरी बहन है ना ही बीवी, दरअसल वो हमारे घर का डस्टबिन है। तब जाकर रिवील होता है कि महाराजा के घर में लक्ष्मी एक डस्टबिन थी और वो उसे बड़े प्यार से रखता था। और दोस्तों आपको याद होगा कि शुरुआत में हुई एक्सीडेंट में महाराजा के घर पर लॉरी घुस गई थी, जिसमें उसकी वाइफ मर गई, लेकिन वही डस्टबिन ज्योति के ऊपर गिर गया था, जिससे ज्योति की जान बच गई थी। और थाने में वो इंस्पेक्टर महाराजा पर गुस्सा होने लगता है और उसको पागल बोलकर वहाँ से भागने लगता है, जिस पर महाराजा को भी उन पर गुस्सा आ जाता है और वह थाने में तोड़फोड़ करने लगता है। वो यहाँ पर रट लगाए लेता है कि जब तक लक्ष्मी को ढूंढकर नहीं लाओगे तब तक वो यहाँ से नहीं जाएगा। जिसको ऐसा करते देख पुलिस वाले भी अपने सीनियर के आने का वेट करने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें एक चोर को दिखाया जाता है, जो आरटीओ ऑफिस में काम करने वाले आदमी के घर पर घुसकर कुछ पेपर्स और गहने चोरी कर लेता है, जिसे इंस्पेक्टर वरदराजन रंगे हाथ पकड़ लेता है। और यही हमें मालूम चलता है कि यह चोर दरअसल पुलिस वालों का आदमी है और यह चोरी बहुत पहले हो गई थी। और यहाँ ये लोग तो सीन को क्रिएट कर रहे थे कि कैसे चोर अंदर घुसा होगा और फिर चोरी करके बिना पता लगाए यहाँ से बाहर भाग गया होगा। इसके बाद वरदराजन उस चोर को पकड़ लेता है और चोरी हुए गहनों को अपने पास रखकर नकली गहने उस आदमी को दे देता है और उन लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता कि यह गहने तो नकली हैं। साथ ही वरदराजन बहुत ही नीच आदमी होता है, वह केस को सॉल्व करने के लिए उनसे अलग पैसे भी लेता है। अब वरदराजन अपने थाने में आता है, जहाँ वो स्टेशन की ऐसी हालत
हालत देखकर शौक रह जाता है और महाराजा को अपने पास बुलाकर उसकी प्रॉब्लम पूछने लगता है, जिसमें महाराजा उसे अपने उस दिन की कहानी बताने लगता है कि जब मैं रात को 10 बजे सलून बंद करके अपने घर आया तो वहाँ पहले से 3 लोग छुपे हुए थे जिनसे मेरी हाथापाई भी हुई थी, लेकिन वह मेरी लक्ष्मी को मेरे पास से चुरा ले गए। वरदराजन भी लक्ष्मी के बारे में पूछने लग जाता है कि लक्ष्मी तुम्हारी बीवी थी क्या? तब महाराजा बताता है कि नहीं, लक्ष्मी मेरी डस्टबिन है। जिस पर वरदराजन उससे पूछता है कि उस डस्टबिन में ऐसा क्या छुपा था जो तुम उसके लिए रिपोर्ट तक लिखवा रहे हो? महाराजा उसे बताता है कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वह तो बिल्कुल खाली था, लेकिन वह मेरे लिए बहुत खास है। यह सब सुनकर वरदराजन के दिमाग में पैसे कमाने की लालसा जागने लगती है, इसलिए वो महाराजा के केस को ले लेता है और अपने साथ काम करने वाले लोगों से उस डस्टबिन की बात करता है कि आखिर उस डस्टबिन में कुछ तो रहा होगा, क्योंकि वो आदमी इतना पागल तो नहीं है जो एक डस्टबिन की रिपोर्ट कराए। जिसके बाद वो सब लक्ष्मी को ढूंढना शुरू करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें सेल्वा नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने साथी सावरी के साथ मिलकर दूसरों के घर में घुसकर चोरी करता है और ये लोग सिर्फ उसी घर में जाते हैं जहाँ सिर्फ लेडीज होती हैं और चोरी करने के बाद कभी कभी वो उन लेडीज का रेप भी कर देता है। अब हम देखते हैं कि सेल्वा की शादी हो रखी थी और उसकी एक छोटी बच्ची भी होती है जिनका वो बहुत ध्यान रखता है। वहीं उसकी बेटी की पीठ पर एक घाव भी होता है जिसकी वह मरहम पट्टी करता रहता है, लेकिन वह घाव जल्दी से ठीक नहीं होता। यह सेल्वा ने अपनी पत्नी को नहीं बताया होता कि वह रात में चोरी करता है और इनके सामने तो वह बिल्कुल भला इंसान बन के रहता है और दिन में वायरिंग का काम करता है। वही हम देखते हैं कि सेल्वा के पास महाराजा का डस्टबिन भी रखा है, जिसका मतलब है कि इसने उस रात महाराजा के घर पर चोरी करी थी। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस वाले महाराजा के डस्टबिन को हर जगह ढूंढना शुरू कर देते हैं और अपने जासूस को भी इस डस्टबिन को ढूंढ के लाने के लिए बोलते हैं। वही थाने में वरदराजन महाराजा से काम करवाने लगता है। दरअसल महाराजा ने वरदराजन को जवान दी थी कि अगर वह लक्ष्मी को ढूंढ कर लाएगा तो वह उसको 1 लाख देगा, जिसमें से 50,000 तो महाराजा ने वरदराजन को एडवांस भी दे दिया था, लेकिन अभी तक कुछ उसके बारे में मालूम नहीं चला था। अब एक दिन महाराजा थाने में आकर वरदराजन से मिलने का वेट कर रहा होता है। वही उसके साइड एक कार में मैकेनिक बैठा होता है जो उस दरा की मिसिंग कंप्लेंट कराने आया था। उससे महाराजा उसकी प्रॉब्लम पूछने लगता है कि भाई आखिर हुआ क्या है। तो वो आदमी बताता है कि मेरा यहाँ काम करने वाला आदमी दरा काफी देर से गायब है। साथ ही वह महाराजा को दरा की फोटो भी दिखाता है, जिसको देखकर महाराजा अपना फ्लैशबैक याद करने लगता है और हम देखते हैं कि महाराजा उसी रात सेल्समैन के पास जाकर उसी कार के बारे में पूछता है। दरअसल जिस रात महाराजा के घर पर वह चोरी हुई थी तो महाराजा की उनके साथ हाथापाई करते वक्त किसी के पास से एक कार का टोल प्लाजा की पर्ची निकली थी। उसकी कार के नंबर की मदद से वो उस कार के ओनर का पता लगाकर उसे मिलने आया था और तभी वहाँ पर दरा आ जाता है और उस सेल्समैन को बहुत मारता है, जिसके बाद दरा वहाँ से जाने लगता है और महाराजा भी उसका पीछा करता है। तब दरा देख लेता है कि महाराजा तो उसके पीछे पड़ा है, जिस पर दरा कॉल करके अपने दोस्तों को एक जगह पर खड़ा होने के लिए कहता है और फिर उसका पीछा करते करते महाराजा भी वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ वह सारे आदमी मिलकर महाराजा को पकड़ लेते हैं और उसे खूब मारते हैं। तब महाराजा को पता चलता है कि उस रात उन 3 आदमियों में से दरा भी वही था, जिसके बाद उन सब आदमियों को मारकर दरा के बैग पर देखने लगता है। दरअसल उस रात जब महाराजा की लड़ाई हुई थी तो उनमें से एक की बैग पर चोट लग गई थी और अब महाराजा दरा के बैग पर वही चेक कर रहा था, जिस पर दरा महाराजा को बताता है कि तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे, क्योंकि उस रात तो हम 3 में से एक पुलिस वाला भी था। और यही बताकर वो बैग से भागने लगता है। तब महाराजा को दरा पर बहुत गुस्सा आता है और उसका बैग से जाते वक्त ही गला काट देता है। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ में महाराजा के यहाँ आने का मकसद पता चलता है कि वह थाने में दरा की बात सुनकर आया है, क्योंकि उसने बताया था कि उनके साथ एक पुलिस वाला भी था और महाराजा पुलिस कंप्लेन करके उसी को ढूंढने यहाँ आया था। वही दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में वही सेल्समैन आकर दरा के ऊपर कंप्लेन करने लगता है कि उसने उस रात आकर मुझे मारा और उसके आने से पहले मेरे पास एक आदमी भी आया था जो मेरी कार के बारे में पूछ रहा था। इधर पुलिस वाले महाराजा से पैसे खाने के लिए किसी आदमी के पास जाकर लक्ष्मी जैसा नकली डस्टबिन बनवाने के लिए कहते हैं, जिस पर वह आदमी उनसे कुछ दिन का टाइम मांगता है। वहीं दूसरी तरफ हम सेल्वा को देखते हैं, जिसकी बेटी का बर्थडे आने वाला होता है और सेल्वा अपनी बीवी को बताता है कि वो इस बार अपनी बेटी को सोने की चेन गिफ्ट करेगा। फिर बर्थडे वाले दिन सेल्वा की बीवी सेल्वा को फोन करती है और उसे सोने की चेन लाने के बाद सेविंग करके आने के लिए कहती है कि हुलिया ठीक करके आना, जिस पर सेल्वा उसकी बात मान लेता है और वह महाराजा के सैलून जाकर अपनी सेविंग करवाने लगता है। फिर सेल्वा के पास उसकी बीवी का कॉल आता है कि तुम अभी तक घर नहीं आए, आज तुम्हारी बेटी का बर्थडे है तो जल्दी आना। और महाराजा भी ये बात सुन लेता है, जिसके बाद वह सेल्वा की सेविंग करने लगता है। पर तभी ट्रिमर की बैटरी खत्म हो जाती है, जिसको लेने महाराजा साइड वाली शॉप पर जाता है। इतने में सेल्वा का कॉल आता है। वह बताता है कि हमारी चोरी के बारे में न्यूज़पेपर में छप गया है कि कुछ लोग चोरी करके लोगों को मार रहे हैं। हालांकि पुलिस वालों को लगता है कि ये सब दूसरे शहर के लोग कर रहे हैं, पर फिर भी हमें चौकन्ना रहना चाहिए। जिस पर सेल्वा सबरी को समझाने लगता है कि हमें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमने वहाँ पर कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ा है, और वह कॉल कट कर देता है। तभी वह महाराजा सेल्वा के पीछे खड़ा होता है और उसने सेल्वा की सारी बातें सुन ली थी, पर वह उसके सामने ऐसा बिहेव करता है कि जैसे उसने कुछ भी नहीं सुना। और सेविंग होने के बाद सेल्वा जल्दी में वो सोने की चेन महाराजा की शॉप पर ही भूल जाता है और घर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसकी बेटी का जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है। तभी सेल्वा की चेन कहीं गिर गई है, जिसके बाद वह पूरा घर ढूंढता है पर उसे वह चेन कहीं भी नहीं मिलती। इधर महाराजा को वह सोने की चेन दिख जाती है और उसे याद आता है कि या तो सेल्वा के जन्मदिन पर उसको गिफ्ट देने वाला था। जिसके बाद वो सेल्वा से पता लगाकर वहाँ पहुंच जाता है, पर उसी टाइम पर पुलिस वाले भी सेल्वा को अरेस्ट करने आ जाते हैं। और इससे सेल्वा को ऐसा लगता है कि सलून में महाराजा ने उसकी सारी बातें सुन ली थी, इसलिए उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया। तभी सेल्वा को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और उसे ऐसी हालत में देखकर सबरी उन पर गोली चलाने लगता है, लेकिन पुलिस वाले उसे वहीं पर मार देते हैं। और सेल्वा की असलियत जानने के बाद सेल्वा की बीवी उसे डाइवोर्स देने के लिए कहती है और सेल्वा भी सोच लेता है कि वह जैसे ही बाहर आएगा वह महाराजा से बदला
जरूर लेगा, जिसके कारण उसकी बेटी और बीवी उससे दूर हो गई। अब हमें मालूम चलता है कि यह सब जो हुआ है वो सब तो फ्लैशबैक का सीन था। मतलब अभी तक जितने भी सेल्वा के सीन दिखाए गए थे वो सब पास्ट पे थे और प्रेजेंट में महाराजा अपने डस्टबिन की कंप्लेन कराने पुलिस स्टेशन आया था। खैर दूसरी तरफ पुलिस वाले महाराजा के बताए डस्टबिन जैसे ही एक नकली डस्टबिन बना लेते हैं और उस पर पत्थर मारकर उसे पुराने जैसा कर देते हैं ताकि उन्हें जल्द से जल्द 1 लाख मिल जाए। फिर वरदराजन सोचता है कि हमने डस्टबिन तो नकली बना लिया पर नकली चोर कहाँ से लाएं, जिसके लिए वो महाराजा को रात को फिर से कॉल करता है और सुबह आकर उस रात हुई पूरी कहानी को बताने के लिए कहता है ताकि वो अपने नकली चोर को वो कहानी बताकर महाराजा की कहानी से जोड़ सके। फिर वरदराजन और उसका स्टाफ डिसाइड कर लेते हैं कि अगर महाराजा ने यह डस्टबिन देने से इनकार कर दिया तो हम उसे जेल में डाल देंगे और उससे पूछेंगे कि आखिर उस डस्टबिन में ऐसा क्या खास था। खैर अब अगले दिन महाराजा थाने में आकर वरदराजन को वही कहानी फिर से सुनाने लगता है कि रात 10 बजे मैं घर आया और मैंने अपने घर का दरवाजा खोला। तभी यहाँ हमें एक शॉकिंग बात मालूम चलती है कि उस रात महाराजा नहीं बल्कि उसकी बेटी ज्योति घर पर आई थी और अंदर वो 3 चोर थे। अब अंदर आने के बाद ज्योति अपने कपड़े बदलने लगती है और वही तीनों चोर ज्योति को कपड़े बदलते हुए देख रहे थे। तभी वहाँ पर तीनों मिलकर ज्योति का रेप करते हैं, जिसमें से एक वही पुलिस वाला होता है जो महाराजा के डस्टबिन को ढूंढने में लगा हुआ था। वही सेल्वा जेल से बाहर आने के बाद महाराजा से अपना बदला लेने आता है, लेकिन उससे पहले उसकी बेटी वहाँ आ गई और उन सब ने मिलकर उसका रेप कर दिया। वही दूसरी तरफ महाराजा अपनी बेटी के लिए स्पोर्ट्स शूज खरीद रहा होता है, जिस वजह से उसे घर आने में काफी देर हो जाती है और जब महाराजा अपने घर आता है तो उसके आने से पहले वो तीनों चोर वहाँ से भाग जाते हैं। अब प्रेजेंट में महाराजा अपनी बेटी को उस कहानी से हटाकर अपने आप को रखकर पुलिस वालों को वो कहानी बता रहा था जैसे कुछ चोर आए और उसका डस्टबिन चुरा ले गए। जिसके बाद रात को वरदराजन उसी पुलिस वाले को महाराजा की सुनाई कहानी बताता है, जिसे सुनकर वो पुलिस वाला शॉक्ड रह जाता है क्योंकि उसकी सुनाई कहानी बिल्कुल वैसी थी जैसे वो लोग उसके घर में घुसे थे। अब वो पुलिस वाला सेल्वा को जल्दी से कॉल करके ये सारी बात बताने लगता है कि महाराजा ने इस बारे में कुछ अलग ही कहानी बताई है जिसमें हम बुरी तरह से फंस सकते हैं। और अब पुलिस वाले उन चोरों को ढूंढना शुरू करते हैं, जिसपे सेल्वा कहता है कि तुम बिल्कुल नॉर्मल रहो, बाकी सब मैं देख लूंगा। वहीं से सीन फ्लैशबैक में जाता है जब महाराजा रात को अपने घर वापस आता है तो वो अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर डर जाता है और जल्दी से उसे हॉस्पिटल पहुंचाता है, जहाँ उसकी बेटी उसे पूरी कहानी बताती है कि जब मेरे साथ रेप हो रहा था तो एक आदमी की बैक पर चोट लग गई थी। साथ ही ज्योति महाराज से पूछती है कि आखिर उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आप किसी भी तरह से उन्हें ढूंढकर मेरे पास लाइए ताकि मैं उनसे पूछ सकूं कि उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों कर दी। अब उसकी हालत देखकर बेचारा महाराजा बहुत ही बुरी तरह से रोता है और टूट जाता है और अपनी बेटी के साथ ऐसा करने वालों को मारने का विचार कर लेता है। जिसके बाद सीन प्रिजन में शिफ्ट होता है, जहाँ वरदराजन महाराजा के घर पर उस रात हुए सीन को फिर से रिक्रिएट करना शुरू करता है कि कैसे चोर अंदर घुसे और उन्हें जब कुछ भी नहीं मिला तो डस्टबिन चोरी करके ले गए। या महाराजा ऐसा बिहेव करने लगता है कि वो अपनी लक्ष्मी के मिल जाने के बाद काफी ज्यादा खुश है, इसलिए वह पुलिस वालों के गले मिलता है और उनके बैग पर चोट देखने लगता है। तभी उसे मालूम चलता है कि यही वह पुलिस वाला है जिसने उस रात उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया था। अब महाराजा उस पुलिस वाले से उसकी उम्र पूछने लगता है, जिस पर वो बताता है कि उसकी उम्र लगभग 50 साल होगी। ये सुनकर महाराजा उस पर भड़क जाता है, जिस पर वरदराजन महाराजा को बताता है कि हम अब इसे जेल में डाल देंगे। यह सुनकर महाराजा चौंक जाता है कि आप यह क्या कर रहे हो। और यही हमें मालूम चलता है कि वरदराजन को पहले से पता था कि लक्ष्मी तो एक बहाना है और महाराजा तो अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करने वालों को ढूंढने थाने आया था, क्योंकि जब वरदराजन ने इस केस को लिया तो उन्हें मालूम चला कि ज्योति हॉस्पिटल में है और किसी ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। जिसके बाद सारे पुलिस वाले भी डस्टबिन को ढूंढने का नाटक कर रहे थे। अब वरदराजन महाराजा के हाथ में एक चाकू देखकर पुलिस वाले को मारने के लिए कहता है, क्योंकि उसका भी मानना था कि ऐसा करने वालों को तो जान से मार देना चाहिए। जिस पर महाराजा भी उसकी बात मानकर पुलिस वालों को जान से मार देता है। इसके बाद उसे मालूम चलता है कि सेल्वा कंपनी में छुपा बैठा है, तो वह तुरंत वहाँ पहुँच जाता है और इन दोनों के बीच काफी खतरनाक लड़ाई होती है और महाराजा सेल्वा के दोनों पैर ही तोड़ डालता है। जिस पर सेल्वा कहता है कि मैं तो कुछ ही दिन में ठीक हो जाऊंगा, पर तुम्हारी बेटी इस हादसे से कभी ठीक नहीं हो पाएगी और यही मेरा बदला है। तभी वह ज्योति भी आ जाती है। ज्योति सेल्वा के पास उसकी सोने की चैन फेंकती है कि तुम इसे ही चोरी करने आए थे ना, ये लो इसे रख लो। जिसे देख कर सेल्वा के होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये चैन तुम्हारे पास कैसे आई। तो यहाँ हमें बहुत ही शॉकिंग बात मालूम चलती है और सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि सेल्वा के अरेस्ट हो जाने के बाद महाराजा अपनी फैमिली को लेकर सेल्वा की पत्नी के पास उसकी चैन वापस करने आता है, जिसको लेने से सेल्वा की पत्नी मना कर देती है कि ये चैन पर ना जाने कितने लोगों का खून लगा होगा। जिसके बाद महाराजा सेल्वी की बेटी के लिए टॉय खरीदने जाता है और यह वही सीन था जब महाराजा अपनी बीवी को खिलौने दिखा रहा था और तभी वहाँ पर उनकी लॉरी से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें सेल्वा की पत्नी मारी जाती है और महाराजा की बीवी और बेटी भी। और जिस बच्ची को आज तक महाराजा ने बड़ा किया था वो और कोई नहीं बल्कि सेल्वा की बेटी थी, जो डस्टबिन में दबने की वजह से बच गई थी। अब प्रिजन में ज्योति वहाँ से जाने लगती है, जिसकी बैग पर लगी चोट को सेल्वा देख लेता है और उसे याद आता है कि उसकी बेटी की बैग पर भी ऐसी चोट का निशान था। तब वो महाराजा के पैरों में पकड़कर उससे पूछने लगता है कि क्या यह मेरी बेटी है। जिस पर महाराजा उसे बताता है कि हाँ यह तुम्हारी बेटी तो है, लेकिन अब मैं इसका बाप हूँ और तुम इससे दूर रहो। जिसके बाद वह ज्योति को लेकर वहाँ से चला जाता है और अब सेल्वा को एहसास होता है कि उसने बदले की आग में यह कैसा गुनाह कर दिया कि उसने अपनी बेटी के साथ ये दुष्कर्म किया। यही सोचकर वो उस बिल्डिंग से अपनी जान दे देता है और इसी के साथ ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मूवी काफी पसंद आई होगी, क्योंकि है इस मूवी की काफी बेहतरीन कहानी, क्योंकि यूनिक और अलग ही कॉन्सेप्ट है और काफी मजेदार कहानी है जो कि आप लोगों को रोने पर मजबूर कर देगी दोस्तों। और इसी तरह की कहानियां आप लोग और देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक और बेहतरीन मूवी के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।